हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुची ने एक भविष्य बताने वाले से अपनी समस्या के बारे में पूछा था, जिसके बाद उसने उसे 5 मार्बल्स चुनने को कहा था और जैसे ही उसने मार्बल्स को चुनकर सर्कल में डाला था, उसे सर्कल के अंदर एक छोटा सा व्हाइट टाइगर दिखाई दिया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि हुची उस व्हाइट टाइगरस को छूने की कोशिश करता है, पर वो गायब हो जाती है और तब वो फॉर्चून टेलर से पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ होगी, जिस पर वो उसे एक कार्ड देते हुए कहती है कि वो किसी कैद में हो सकती है। इससे पहले कि हुची उससे कुछ और पूछता, 2 सोल्जर्स शुआन को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं और वो उन्हें लेकर वो यांग पवेलियन के अंदर जाने लगता है। तभी शुआन उसे वापस आता हुआ दिखाई देता है। शुआन को देखते ही सोल्जर्स उसे बताते हैं कि शांचा की डेड बॉडी जंगल में मिली थी और उसे ऑटोप्सी के लिए सियान लाइनेज भेज दिया गया है। यह सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और शुआन तुरंत सियान लाइनेज जाने का फैसला करता है, जिसके बाद सब लोग उसी के साथ सियान लाइनेज के लिए निकल पड़ते हैं। पर तभी यारन अपने सोल्जर्स को लेकर वहां पहुंच जाती है और उनसे हुची को गिरफ्तार करने के लिए कहती है। दरअसल उसे वहां जुनियान लेकर आया था, क्योंकि जब से हुची ने उसे होटल में सबके सामने झूठा साबित किया था, वो बस उससे बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। इसीलिए शांचा के गुम होने से लेकर अब तक वो उसके पीछे पड़ा था। लेकिन शुआन किसी को हुची को हाथ लगाने नहीं देता और खुद उसे लेकर त्यांग्यान हॉल पहुंच जाता है, जहां उसकी बहन एक बार फिर से हुची को डीमन बताते हुए उसे अरेस्ट करने की मांग करती है और शुआन एक बार फिर से हुची को सपोर्ट करते हुए कहता है कि वो डीमन नहीं है। इस पर हुची उसके फादर यानी चीफ से कहता है कि सारे मामलों में वो अकेला कसूरवार है, उसके साथियों की कोई गलती नहीं। फिर वो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो 5 दिन के अंदर शांचा की मौत की मिस्ट्री सुलझा लेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो जो चाहे सजा दे सकते हैं। लेकिन चीफ उसे सिर्फ 3 दिन का टाइम देते हुए कहते हैं कि अगर इन 3 दिनों में वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके साथ ही उसे एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में वो चारों शांचा की डेड बॉडी देखने सियान लाइनेज जाते हैं, जहां डेड बॉडी चेक करने के बाद शुआन कहता है कि कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। इसका मतलब है कि मर्डरर ने उसके स्पिरिट एसेंस को निकाल लिया होगा, जो किसी आम आदमी का नहीं बल्कि सॉर्सरर का ही काम हो सकता है। तभी उसके सीनियर वहां आकर कहती है कि यह काम हॉर्स डीमन का है, जिसे 9 कलर वाले बर्ड्स बहुत पसंद है। वह बर्ड पकड़ने के लिए एक विसल उन्हें देती है, जिसे लेकर वो लोग एक ट्रैप बनाते हैं। तभी 9 कलर वाली बर्ड वहां आती है, पर वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते और एक मुर्गी को 9 कलर वाला बर्ड बनाकर एग्जीबिशन के लिए रख देते हैं। प्लान के मुताबिक टोंग फ्लावर वाली बनती है। लिंगो गेट पर खड़े होकर सबको रिसीव करने वाला बनता है। शुआन इंचार्ज बनता है और हुची सब पर नजर रखता है ताकि कोई उससे बचकर भाग न पाए। उन्हें यकीन था कि 9 कलर वाले बर्ड के बारे में सुनकर हॉर्स डीमन वहां जरूर आएगा और जैसे ही वो उन्हें दिखेगा वो लोग उसे पकड़ लेंगे। पर हॉर्स डीमन बहुत शातिर था। वो अपनी जगह एक दूसरे बंदे को बर्ड चेक करने के लिए भेजता है, जिसे डीमन समझकर वो लोग उसे पकड़ने में उलझ जाते हैं और असली डीमन भाग जाता है। प्लान फेल हो जाने के बाद वो लोग होटल में बैठकर डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। तभी वहाँ मिस मोडान आ जाती है, जो उसे बताती है कि शांचा का मर्डरर और सभी सॉर्सरर्स के किडनैपर का लिंक त्यांग्यान हॉल से जुड़ा है, क्योंकि ये खबर उसके बहुत ही भरोसेमंद बंदे ने दी है। ये सुनकर शुआन सोच में पड़ जाता है। अब रात हो चुकी थी, इसलिए शुआन सबको अरेस्ट करने का कहकर खुद रिपोर्ट करने त्यांग्यान हॉल चला जाता है। पर हुची को नींद नहीं आती और वो उठकर फिर से उसी जगह पहुंचता है जहां उसने ओल्ड फॉर्चून ट्रेलर को देखा था। तभी वहां उसे एक नकाबपोश दिखाई देता है। हुची उसका पीछा करता है, लेकिन नकाबपोश को पता चल जाता है और वो एक ही वॉर में उसे बेहोश कर देता है। उधर शुआन, टोंग और लिंगो को हुची के गायब होने का पता चलता है तो वो सब उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हॉर्स डीमन हुची का स्पिरिट एसेंस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाता और तभी वहाँ ये मई फेरी अपने असिस्टेंट को लेकर आ जाती है। वो उसे बताती है कि इस लड़की के अंदर फुरबा वेपन है, जिसकी वजह से तुम इसका स्पिरिट एसेंस नहीं निकाल पाओगे और ना ही इसे हरा पाओगे। फिर वो उससे कहती है कि अपने मास्टर से कहना कि स्पिरिट एसेंस कलेक्ट करने का काम जल्दी खत्म करे, क्योंकि त्यांग्यान हॉल में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस हॉर्स डीमन के ऊपर भी कोई बंदा था और ये दोनों यमई फेरी के इंस्ट्रक्शंस पर सब कुछ कर रहे थे। यमई की बात सुनकर हॉर्स डीमन वहाँ से चला जाता
है। तब ये मई अपनी असिस्टेंट को बताती है कि फुरपा वेपन के एक्टिवेट करने का समय बहुत जल्द आने वाला है। इसे 3 स्टेज में किया जाएगा। पहले स्टेज में हुजी को ब्रेक थ्रू करके किसी डेमन लॉर्ड को मारना होगा। दूसरे स्टेज में हुजी को अपनी स्पिरिचुअल पावर जगानी होगी और इसकी ट्रेनिंग उसे ग्रेटेस्ट मास्टर देंगे। ये सुनकर असिस्टेंट उससे पूछता है कि फाइनल स्टेज का क्या होगा। तब ये मई कहती है कि वो मैं वक्त आने पर ही बताऊंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह तक ढूंढने के बाद फाइनली शुआन और उसके साथी वापस होटल की तरफ लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें हुजी होटल के सामने बेहोश पड़ा दिखाई देता है, जिसे उठाकर वो लोग होटल के अंदर ले जाते हैं और लिंगो ईंट मारकर उसे जगाने ही वाला होता है कि हुजी खुद ही होश में आ जाता है। वो उन सबको बताता है कि पिछली रात उसने हॉर्स डीमन को देखा था और उसका पीछा भी किया था, लेकिन उसने उसकी गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर दिया था, इसलिए आगे क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। अब उन सबको तगड़ी भूख लगी थी, इसलिए वो लोग खाना खाने होटल में जाते हैं। तभी वहाँ जिनियन भी अपने चमचों के साथ पहुँच जाता है और हुजी पर शक करते हुए कहता है कि अब तक जितने भी सोर्सेरर्स गायब हुए थे उन सब की स्पिरिट एसेंस निकाल ली गई थी। फिर किडनैपर ने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया? क्या इससे ये साबित नहीं होता कि तुम ही किडनैपर हो? उसकी बात सुनकर हुजी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए जाता है, पर लिंगो से समझाते हुए दूर ले जाता है कि दिन दहाड़े एक रॉयल सोर्सेरर के बेटे पर हमला करने की वजह से तुम्हें जेल हो सकती है। अब जिनियान के जाने के बाद वो चारों एक बार फिर से डिस्कस करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शुआन और हुजी उसी गली में जाएंगे जहां पिछली रात हॉर्स डीमन ने हुजी पर हमला किया था, जबकि टोंग और लिंगो घोस्ट मार्केट के सभी दुकानों में हॉर्स डीमन के बारे में पूछताछ करेंगे। प्लान के मुताबिक सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। हुजी और शुआन गली के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। तभी हुजी की नजर एक नकाबपोश पर पड़ती है जो पीछे से बिल्कुल हॉर्स डीमन जैसा लग रहा था और इसी धोखे में वो उसका पीछा करता है। तब वो बंदा भी तेजी से भागने की कोशिश करता है, पर दोनों ही उसे पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि वो हॉर्स डीमन नहीं बल्कि एक बच्चा चोर था। उधर हर दुकानदार से पूछने के बाद भी जब टोंग और लिंगो को कोई क्लू नहीं मिलता तो लिंगो थक कर अपने रूम में आराम करने चला जाता है और टोंग अकेले ही हॉर्स डीमन को ढूंढने निकल जाती है। तभी एक सोल्जर भागता हुआ आकर बताता है कि वहाँ हॉर्स डीमन देखा गया है। वो तुरंत उस जगह पर जाती है और हॉर्स डीमन के साथ फाइट करने लगती है। वही सोल्जर हुजी और शुआन को भी जाकर खबर देता है और वो दोनों भी दौड़कर वहाँ आते हैं, लेकिन तब तक वो भाग चुका होता है। फिर टोंग उन्हें बताती है कि अगर हम बारी बारी से सोर्सेरर्स के तीनों हॉल को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें हॉर्स डीमन मिल जाएगा। इसलिए अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले वो चारों यानलू हॉल जाते हैं, जहाँ एंट्री के समय गार्ड उन्हें रोकते हैं, लेकिन शुआन उन्हें अपना रॉयल टोकन दिखाते हुए कहता है कि वो लोग हॉर्स डीमन की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। ये सुनकर गार्ड कहते हैं कि इसके लिए आपको रॉयल चीफ से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिस पर शुआन कहता है कि अगर हमने परमिशन लेने की फॉर्मेलिटी में वक्त बर्बाद किया तो कुछ और लोगों की जान जा सकती है। हम बाद में उनसे माफी मांग लेंगे, फिलहाल हमें अपना काम करने दो। ये सुनकर गार्ड्स रास्ते से हट जाते हैं और वो लोग अंदर जाकर सभी सोर्सेरर्स के लेफ्ट आर्म को चेक करते हैं, लेकिन किसी के भी हाथ पर उन्हें कोई इंजरी नहीं दिखती। उनमें से जैंग नाम का एक बंदा गायब था क्योंकि वो बर्निंग पगोड़ा गया हुआ था। तभी वो अपने साथ एक डीमन को पकड़कर लाता है और अपना लेफ्ट हैंड खोलकर उन्हें दिखा देता है, लेकिन वहाँ भी कोई निशान नहीं था। अब वो लोग वहाँ से निकल आते हैं और उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन की खबर त्यांग्यान हॉल पहुँच चुकी होती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से हुजी और शुआन को अपनी बेइज्जती करवाने के लिए वहाँ हाजिर होना पड़ता है। इस बार चीफ शुआन से उसका रॉयल टोकन ले लेता है और उसे अल्टीमेटम देता है कि अगर आज रात 12 बजे तक तुम इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पाए तो तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी साथियों को भी जेल में डाल दिया जाएगा। दोनों वहाँ से निराश लौट रहे होते हैं कि तभी शुआन की ग्रैंडमदर उसके पास आकर कहती है कि उसके फादर ने उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन वो इस इन्वेस्टिगेशन में उसका साथ देगी। इसके बाद 2 सोल्जर्स भी शुआन के साथ चलने लगते हैं, तो वो उन्हें कहता है कि अब वो रॉयल सोर्सेरर नहीं रहा, जिस पर वो कहते हैं कि ये सब वो लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों हमेशा की तरह शुआन के साथ मिलकर गरीबों को खाना बांटते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि शुआन रोजाना अपने खर्चे से गरीबों को खाना बांटा करता था। तभी वहाँ एक बच्चा आता है और कहता है कि मैं आपको अपने सिस्टर से मिलाना चाहता हूँ। ये कहकर वो शुआन को उस जगह लेकर जाता है जहाँ मिस मुडान भी गरीबों को खाना बांट रही थी। मिस मुडान को ऐसा नहीं काम करते देख शुआन हैरान रह जाता है। तब वो उससे कहती है कि वैश्या भी इंसान होती है और उनके दिल में भी ममता होती है। फिर वो उससे सोर्सेरर मर्डर केस के बारे में पूछती है, लेकिन तभी बारिश होने लगती है और मिस मुडान अपनी छतरी खोल लेती है। बारिश में मिस मुडान के इतने करीब खड़े होकर शुआन को अनकंफर्टेबल फील होता है, जिसके बाद वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है और मिस मुडान उसे देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में शुआन अपनी ग्रैंडमदर के पास आता है जो उन्हें बताती है कि हमने सब
कुछ चेक कर लिया पर कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। तभी शुआन की नजर एक बुक पर पड़ती है जिसे देखकर वो अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि जिस दिन मैंने ग्रीन आई वाले डीमन को पकड़ा था ठीक उसी दिन कुछ घंटे बाद एक सॉर्सेरर गायब हुआ था। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा वहाँ मौजूद सॉर्सेरर से पूरी डिटेल्स निकालने को कहती है। तब उन्हें पता चलता है कि उसमें कई सारे ऐसे सॉर्सेरर्स के गायब होने की खबर थी जो डीमंस के पकड़े जाने के कुछ घंटे बाद ही गायब हुए थे। त्यांगियान का रोल था कि किसी भी डीमन को पकड़ने के बाद उसे बर्निंग पगोड़ा की जेल में भेज दिया जाता था और उस बुक के अकॉर्डिंग डीमंस के बर्निंग पगोड़ा भेजे जाने के कुछ घंटे बाद ही सारे सॉर्सेरर्स गायब हुए थे। यानी इन दोनों बातों में कोई न कोई कनेक्शन जरूर था जिसका जवाब उन्हें बर्निंग पगोड़ा प्रिजन में ही मिल सकता था। लेकिन शुआन के फादर के रेस्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं था। लेकिन जिसकी जान पर बनी हो वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। यही हाल हुजी का था। वो दूर से ही पगोड़ा के बाहर खड़े पहरेदारों को निशाना बनाकर बेहोश कर देता है। तभी शुआन भी वहाँ आ जाता है और दोनों साथ में अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो एंटर करते हैं चारों तरफ से उन पर तीरों की बौछार हो जाती है। ये देख दोनों डॉज देकर खुद को बचाते हैं और तभी सारे सोल्जर्स आकर उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन अचानक टोंग भी वहाँ पहुँच जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुम लोग अंदर जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगी। वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं उनका सामना जैंग से हो जाता है जो उन्हें देखकर कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ आकर एक बार फिर से कानून तोड़ा है जिसके लिए एल्डर्स तुम्हें पनिशमेंट देंगे। इस पर शुआन कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम था इसलिए हम बिना परमिशन के यहाँ आ गए, बस हमें हॉर्स डीमन की तलाश है। जैंग कहता है कि यहाँ कोई हॉर्स डीमन नहीं है, चाहे तो वो तलाश कर लो। वो लोग डीमंस के पिंजरों की तरफ बढ़ते हैं। तभी जैंग जमीन पर पड़े एक हर्ब को उठाकर तुरंत आग में डाल देता है और कहता है कि ये जंगली घास कहीं से आ गई होगी। वो लोग चारों तरफ देखते हैं पर उन्हें हॉर्स डीमन दिखाई नहीं देता। तो जैंग से सॉरी कहकर वो लोग बाहर आ जाते हैं और वापस घोस्ट मार्केट में मिस मुरान के पास आते हैं। इत्तेफाक से मिस मुरान के हाथों में वही हर्ब था जो इन लोगों ने थोड़ी देर पहले बर्निंग पगोड़ा में देखा था। शुआन मुरान से उस हर्ब के बारे में पूछता है जिस पर वो उसे बताती है कि यह हर्ब इंसानों के लिए पॉइजनस है। अगर गलती से भी कोई इंसान इसे खा ले तो उसकी मौत निश्चित है, लेकिन यही हर्ब डीमंस के लिए अमृत है। अगर कोई डीमन इसे अपने जख्मों पर लगा ले तो उसकी जख्म रातों रात ठीक हो जाती है, यहाँ तक कि कोई निशान भी नहीं पड़ता। ये सुनकर उन सबको सारा मामला समझ में आ जाता है कि टोंग के स्पीयर से लगे जख्म इसी हर्ब की वजह से ठीक हुए होंगे, इसलिए उनकी नजर में आने से पहले ही जैंग ने उसे आग में डाल दिया था। लेकिन वक्त बहुत कम बचा था और उन्हें किसी भी तरह जैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना था, इसीलिए वो चारों उसके घर पहुंचकर छानबीन करते हैं। लेकिन तभी जैंग की आहट सुनकर सब छुप जाते हैं। जैंग वहां आ जाता है और कुछ खुशबू वाले हर्ब्स जलाकर वापस चला जाता है। उसके जाते ही वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सब चीफ कमांडर ग्रैंडमा और एक एल्डर के सामने सारी बातें रख देते हैं। पहले तो कमांडर उनकी बात पर विश्वास नहीं करते पर ग्रैंडमा के कहने पर उन सबको एक मौका देते हैं और कुछ सोल्जर्स को लेकर सब बर्निंग पगोड़ा पहुंच जाते हैं। सबको इकट्ठा देखकर जैंग समझ जाता है कि वो लोग यहाँ किस मकसद से आए हैं। जब शुआन उसे हॉर्समैन दिखाता है कि ये तुम्हारे घर से मिला है तो वो कहता है कि क्या सबूत है कि ये मेरा ही है, हो सकता है कि तुम लोगों ने मुझे फंसाने के लिए इसे वहाँ रख दिया हो। इस पर टोंग कहती है कि जब मैंने तुम्हारे साथ फाइट किया था तो तुम्हारी बॉडी से भी सेम वैसा ही स्मेल आया था जैसे स्मेल वाले हर्ब्स तुम अपने घर में जलाते हो। इस पर वो कहता है कि यहाँ दिन भर मुझे डीमंस के साथ काम करना पड़ता है तो बॉडी से उनकी स्मेल मिटाने के लिए वह हर्ब्स यूज करता हूँ, और मैं ही नहीं सारे सोर्सेरर्स भी ऐसा ही करते हैं। लिंगो कहता है कि मैंने सुना है कि लीजेंडरी फायर में अगर किसी डीमन को जलाया जाए तो फायर का कलर ग्रीन हो जाता है। ये सुनकर जैंग ये टेस्ट देने को भी तैयार हो जाता है। वो अपना हाथ आग के अंदर रख देता है लेकिन फायर का कलर चेंज नहीं होता, उल्टा उसका हाथ जलने लगता है। ये देखकर चीफ कमांडर तुरंत उसका हाथ खींच लेते हैं। अब उन्हें उसकी बेगुनाही पर यकीन हो जाता है, इसलिए वो उसे सॉरी बोलकर अपने सोल्जर्स से हुजी और शुआन को अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हुजी और शुआन जेल के अंदर कैद होते हैं जहाँ ग्रैंडमा उससे मिलने आती है और कहती है कि वो उसके फादर से इस बारे में बात करेंगी। अगले सीन में मिस मुरान शुआन का रुमाल हाथ में लेकर बड़े प्यार से देख रही होती है। तभी इतने में एक नौकरानी भागती हुई आती है और उसे शुआन की गिरफ्तारी की खबर देती है। ये सुनकर वो उस नौकरानी के थ्रू अपने सारे काइट्स यानी खबरचियों को क्लू ढूंढने के काम पर लगा देती है। इधर लिंगो शुआन और फूजी को मिस करते हुए ड्रिंक कर रहा होता है और नशे की हालत में घर की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे मिस मुरान मिल जाती है जो उसे कुछ पेपर्स देते हुए कहती है कि इनमें वो क्लू है जिसके थ्रू हॉर्स डीमन को पकड़ा जा सकता है। वो उसे लेकर तुरंत त्यांगियान हॉल की तरफ जाने लगता है पर तभी रास्ते में जैंग उसे रोक लेता है और उससे वो पेपर्स मांगता है, लेकिन वो पेपर्स देने से इनकार कर देता है। तब जैंग कहता है कि मैंने बच्चा समझकर तुम्हारे साथ नरमी बरती, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है
है और उसे हॉर्स डीमन के रूप में देखकर लिंगो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर टोंग भी वहाँ पहुँच जाती है और डीमन से फाइट करने लगती है। पीछे पीछे होजी और शुआन भी आ जाते हैं और देखते ही देखते चीफ ग्रैंड मदर और सारे सोल्जर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब उसे समझ में आता है कि ये एक ट्रैप था जिसमें वो फंस गया था। अब सबके सामने हॉर्स डीमन की पोल खोल चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन शुआन उसका पीछा करता है और एक पुराने से घर में पहुँच जाता है जहाँ हॉर्स डीमन छुपा हुआ था। इधर मिस मुडान मार्केट में फ्लावर्स खरीद रही होती है और तभी हलचल सुनकर पलटती है तो शुआन को डीमन का पीछा करते देख वो भी दौड़ती हुई उनके पीछे जाती है। तब तक शुआन और हॉर्स डीमन में फाइट शुरू हो चुकी थी और डीमन ऊपर से एक भारी पिलर उस पर गिराता है, लेकिन तभी मुडान अपनी पावर से उस पिलर को शुआन पर गिरने से रोक देती है। ये देखकर जैंग उससे कहता है कि तुम डीमन होकर एक इंसान को बचा रही हो जिसने हमारे जैसे कितने डीमंस को मारे हैं। इस पर मुडान कहती है कि सारे डीमंस तुम्हारी तरह बुरे नहीं होते, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं। ये सुनकर जैंग को गुस्सा आता है और वो अपनी सारी पावर लगाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन मुडान अपनी पावर से एक फ्लावर शील्ड तैयार करती है जिससे टकराकर डीमन के सारे अटैक्स बेकार हो जाते हैं। अब उस फ्लावर शील्ड के अंदर मुडान शुआन से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं एक डीमन हूँ। फिलहाल मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करके रखती हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ। पर वो उसे छोड़कर नहीं जाता और अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधा जैंग पर अटैक कर देता है। उसका स्वॉर्ड जैंग की छाती के आर पार हो जाता है और वो तुरंत गिर जाता है। जब शुआन मुडान को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रॉयल सॉर्सरर्स उसे गिरफ्तार करे, लेकिन मुडान जाने की बजाय उसे अपने फीलिंग्स बताने लगती है और तभी जैंग एक बार फिर से शुआन पर वार करने जाता है, लेकिन मुडान बीच में आकर शुआन को बचा लेती है और जैंग के हमले से पूरी तरह घायल हो जाती है। ये देखकर शुआन अपनी स्वॉर्ड फेंककर जैंग को मार डालता है और गिरती हुई मुडान को अपनी बाहों में थाम लेता है। अब तक होजी और टोंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर मुडान टूटती हुई सांसों के साथ शुआन से कहती है कि मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी दिन है जब मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ। शुआन को भी उससे प्यार हो जाता है, पर अब देर हो चुकी थी क्योंकि वो मरकर फूल बन जाती है और देखते ही देखते वो फूल भी गायब हो जाता है। उदास मन से शुआन उस सूखी डाली को थामे बुनचांग पवेलियन आता है जहाँ मुडान की नौकरानी उसे एक बॉक्स देते हुए कहती है कि मिस मुडान ने आपको देने को कहा था। शुआन उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसे उसमें अपना रुमाल दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे बचपन की एक घटना याद आती है जब फूलों पर बैठे हुए पतंगों को वो अपनी स्वॉर्ड से भगा देता है और प्यार से फूलों को सहलाता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ शुआन को रियलाइज होता है कि वो फ्लावर्स असल में मुडान ही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीफ रैनवा और सारे सोल्जर्स बनी पगोड़ा में आते हैं जहाँ सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि दरवाजा तोड़े बिना सारे डीमंस आजाद कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब हॉर्स डीमन के अलावा भी रॉयल सॉर्सरर्स में कोई बहुरूपिया था जो इन सब डीमंस को भगाने के लिए जिम्मेदार था। उसका पता लगाना बेहद जरूरी था ताकि वो और किसी सॉर्सरर को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था उन सभी डीमंस को पकड़ना जो फिलहाल आजाद हो चुके थे। एक मीटिंग में सारी बातों पर डिस्कस करने के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फिलहाल शहर की सीमाओं को सील कर दिया जाए ताकि कोई भी शहर से बाहर ना जा सके। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि जनता को इसकी भनक भी न लगे कि डीमंस आजाद हो चुके हैं, वरना लोग पैनिक हो जाएंगे जिससे मामला और भी बिगड़ सकता है। सबके जाने के बाद एल्डर रिजेशी चीफ को अपना इस्तीफा देते हुए कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रिजाइन करना चाहता था, पर लोग मुझे जाने ही नहीं देते थे, लेकिन अब सही समय है जब मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में होजी, टोंग और लिंगो के साथ होटल में खाना खाने आता है जहाँ जिनयान फिर से शुआन और मुडान पर कमेंट करके होजी को उकसाता है, जिस पर वो लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाता है। उधर शुआन मुडान के घर आकर मुरझाए हुए फूल को देखता है और कहता है कि एक दिन तुम फिर से खिलोगी। तभी उसकी नौकरानी उस तोते को लेकर आती है जिसे शुआन ने बचपन में बचाया था। वो उसकी बातें सुनकर मुडान का दुख बोलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ उसकी सिस्टर यारन आकर उसके जख्मों पर नमक छिड़कने लगती है और कहती है कि यहाँ इतना कुछ हो गया और जनाब को फूल और चिड़िया से फुर्सत नहीं। फिर उसे बुज़दिल कहकर चली जाती है। इधर होजी जिनयान का कॉलर पकड़कर उसे पीटने वाला होता है, पर तभी वहाँ एक लड़की अपनी कैट को ढूंढते हुए आ जाती है जिसके कारण फाइट रुक जाती है। वो लड़की जाते हुए कहती है कि कल से एग्जाम्स के प्रीलिम्स शुरू हो रहे हैं, इसलिए सबको टाइम पर पहुंच जाना है। उसके जाते ही टोंग और लिंगो भी होजी को समझा बुझाकर वहां से ले जाते हैं और एग्जाम्स पर फोकस करने को कहते हैं। उधर यमी फेरी क्रेटिस्ट मास्टर से होजी के बारे में बात करती है कि उसकी बॉडी में मौजूद फुरबा वेपन ज्यादा दिनों तक उसकी डेमोनिक ऑरा को सप्रेस नहीं रख पाएगी, इसके लिए उसे फुरबा को एक्टिवेट करना पड़ेगा और ये सब क्रेटिस्ट मास्टर
मास्टर की ट्रेनिंग से ही पॉसिबल था। मास्टर उसकी बात से एग्री करते हुए ट्रेनिंग देने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट्स प्रीलिम्स के लिए इकट्ठे होते हैं, जहां वो कैट वाली लड़की मिस नाउ उन सबको बताती है कि प्रीलिम्स 3 दिन बाद शुरू होंगे, लेकिन आज उन सबको वहां एग्जाम्स के रूल्स बताने के लिए बुलाया गया था। वो उन्हें बताती है कि एग्जाम्स के फर्स्ट फेज में सबको 100 बी पर्ल्स इकट्ठे करने होंगे, जिसके लिए उन सबको टीम में काम करना होगा। ये सुनकर जिनयान टोंग को अपने साथ टीम बनाने का ऑफर देता है, जिसे वो ठुकरा देती है। तभी वहाँ होजी आ जाता है और एक बार फिर से दोनों में बहस होने लगती है। नेक्स्ट सीन में ग्रेटेस्ट मास्टर होजी की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले उसे फुरबा को होल्ड करने का काम देते हैं, जो होजी को बहुत मुश्किल लगता है और कुछ ही मिनट में वो गिव अप कर देता है। तब ग्रेटेस्ट मास्टर कहते हैं कि जब तुम फुरबा को होल्ड ही नहीं कर पा रहे तो एक्टिवेट कैसे कर पाओगे। फिर वो तीनों को पानी से भरी हुई 2 बकेट सारा दिन अपने दोनों हाथों में उठाकर रखने का टास्क देते हैं और खुद रेस्ट करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिंगो सरेंडर कर देता है और चिकन सूप बनाकर उन दोनों को पीने के लिए बुलाता है। टोंग भी सूप पीने चली जाती है, लेकिन होजी अपने स्पिरिट एसेंस का यूज करके काफी देर तक बैलेंस बनाए रखता है। फाइनली वो भी थक कर गिर जाता है। तब ग्रेटेस्ट मास्टर अपीयर होकर उसे कहते हैं कि अब फुरबा को होल्ड करके देखो, और इस बार वो उसे बहुत इजीली होल्ड कर लेता है, जिस पर ग्रेटेस्ट मास्टर उसे हर वक्त फुरबा को होल्ड करने का कहते हैं और सोते जागते हर वक्त उसे फुरबा को होल्ड करना पड़ता है। उधर शुआन हर जगह बर्निंग पकौड़ा से भागे हुए डीमंस की तलाश करता फिर रहा था और जहाँ भी कोई डीमन देखता वो उसे मार डालता था। इधर होजी और लिंगो ग्रेटेस्ट मास्टर के सुपरविजन में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। फाइनली प्रीलिम्स स्टार्ट होते हैं, जहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स को बउआ माउंटेन से 100 बी पर्ल्स इकट्ठा करना था। सब लोग अपना अपना मैप लेकर मिशन पर निकल जाते हैं, लेकिन होजी, टोंग और लिंगो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनका मैप जिनयान ने बदल दिया था। उधर सारे स्टूडेंट्स पर्ल्स इकट्ठा करने में लगे होते हैं, जबकि उधर जिनयान आराम कर रहा होता है क्योंकि उसके हिस्से का पर्ल्स उसका नौकर इकट्ठा कर रहा था। इधर होजी उसके साथ ही किसी तरह ट्रैकिंग करके ऊपर पहुंच जाते हैं और पर्ल्स कलेक्ट करने के लिए सीधे बी हाइव के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ से ढेर सारे पर्ल्स कलेक्ट करके वो लोग लौटने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डर को कुछ सोल्जर के साथ उस जगह की छानबीन करते देखते हैं जहाँ डीमंस कैद थे। फिर वो सारी जानकारी एक क्रिएचर के हाथों चीफ तक भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम येमेई फेरी को अपने असिस्टेंट के साथ उसे माउंटेन के आसपास देखते हैं जहां कंपटीशन चल रहा था। वो अपने हाथ में लिए हुए एक बॉटल का ढक्कन खोलती है, जिसमें से एक बड़ा सा बी डीमन निकलकर उड़ जाता है। इंस्ट्रक्टर मिस माओ फेरी को ऐसा करते देख लेती है और समझ आती है कि येमेई फेरी एग्जाम्स खराब करने के लिए कोई साजिश रच रही है। वो उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर येमेई कहती है कि यह जानना तुम्हारा काम नहीं, लेकिन अब तुमने मुझे देख ही लिया है तो तुम्हारा क्या करना है ये सोचना मेरा काम है। और इसी के साथ एपिसोड 12 भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर 4K लाइक करवा देना और अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।